हेलो गाइज, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और गाइज अपने पास जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके Q3 सीरीज का है। बोले तो क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो आपके Q3 कोड है। अब गाइज अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन की, और केमिस्ट्री सेक्शन आपके स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो गाइज फर्स्ट आपके 51 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। तो गाइज लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपके मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और लिस्ट सेकंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम दे रखा है। अब गाइस सबसे पहले तो आपके जो मॉलिक्यूल ए हैं वो हैं आपके इथेन। तो गाइस देखो, इथेन के अंदर आपके इस तरह से ये आपके एक कार्बन, ये आपके दूसरा कार्बन। अब चूंकि ये आपके इथेन बोले तो एल्केन है, तो दोनों कार्बन के बिटवीन आपके सिंगल बॉन्ड होगा और रिमेनिंग वैलेंसी आपके हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। अब गाइस अपन देख रहे हैं कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, और वो आपके क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जो आपके फर्स्ट एथेन है उसके लिए रहेगा एक सिग्मा बॉन्ड, तो फर्स्ट के लिए आपके हो गया थर्ड। अब सेकेंड अपन बात करते हैं बी, इथिन। इथिन का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग वैलेंसी आपके हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन देख रहे हैं इसमें आपके एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक आपके पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड, तो बी के लिए रहेगा आपके फोर्थ। फिर अपन बात करते हैं डी। डी आपके हैं इथाइन। तो क्या इथाइन के अंदर आपके सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब इसमें दो तो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, और एक आपके सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड, तो आपके डी हैं उसके लिए रहेगा फर्स्ट। अब गाइस अपन बात करते हैं सी, कार्बन मॉलिक्यूल C2। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कार्बन मॉलिक्यूल C2 बना रहे हैं। तो कार्बन मॉलिक्यूल C2 मतलब उसमें क्या होंगे, आपके दो कार्बन परमाणु काम में आएंगे, ठीक है। तो एक आपके ये कार्बन एटम और ये आपके दूसरा कार्बन एटम। अब गाइस जब एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इसमें मिलेगा आपके डबल बॉन्ड। अब गाइस जो ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों ही डबल बॉन्ड आपके पाई टाइप के हैं। अब कैसे, तो गाइस जब अपन कार्बन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके पाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब चूंकि पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, 2 पाई बॉन्ड, तो आपके इसके लिए रहेगा सेकंड। तो गाइस देखते हैं अपन ए के लिए थर्ड, तो ये आपके ए के लिए थर्ड, बी के लिए फोर्थ, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए सेकंड, सी के लिए सेकंड, और डी के लिए फर्स्ट, डी के लिए फर्स्ट। तो राइट आंसर आपके थर्ड ऑप्शन रहेगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो इसमें आपके दे रखा है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, values of three gases A, B, C in water are 145 kilobar, 2 into 10 to power minus 5 kilobar and 35 kilobar respectively. The solubility of these gases in water follow the order. तो गाइस इसमें अपन को क्या करना है, हेनरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अपन को क्या करनी है, वाटर के अंदर सॉल्बिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो गाइस इसके लिए जो फॉर्मूला काम आता है या इसके लिए जो कॉन्सेप्ट काम आता है वो ये है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH है और जो आपके सोलिबिलिटी है उसके बिटवीन जो रिलेशन मिलता है वो गाइज रिलेशन आपके इनवर्स का रिलेशन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन को ये पता लगाना है कि सबसे कम हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए है। तो गाइज देखो 2 into 10 to power -5, ये माइनस में मतलब सबसे कम है, तो ये है आपके बी के लिए। तो सबसे पहले सबसे अधिक सॉल्युबल कौन होगा, बी। अब गाइज इसके बाद में कौन है, तो देखो इसमें आपके एक तो वैल्यू मिल रही है 145 और एक वैल्यू मिली है 35। तो 35 कम होता है और ये आपके सी के लिए हैं, तो नेक्स्ट आपके सी और फिर हो जाएगा ए। तो आपके ऑर्डर मिलेगा बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो गाइज ये आपके ऑर्डर मिल रहा है सेकंड के अंदर, बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। अब गाइज अपन बात करते हैं नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन की। ये आपके हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16। अब गाइस ग्रुप 16 आपके हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो उस ऑक्सीजन फैमिली में एक तो है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर आपके हैं सेलेनियम और फिर आपके हैं टेलुरियम। अब आपके आगे दे रखा है ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। अब ये आपके हाइड्रेट की बात कर रहा है। तो गाइस इसमें ऑर्डर मिल रहा है H2O इज ग्रेटर देन H2TE इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2S। तो गाइस जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपके सही है। क्यों, क्योंकि जो H2S है वो तो आपके गैस है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, सबसे कम होगा। अब गाइज अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर अप टू डाउन की, तो अप टू डाउन
चलने पर आपके जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज होता है, और मोलिकुलर मास इंक्रीज होने का मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो सबसे अधिक मोलिकुलर मास किसका होगा? टेलुरियम का। तो उसकी कंडीशन में सबसे अधिक H2Te होना चाहिए, उससे कम आपके H2S होना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं H2O सबसे अधिक है, तो उसका कारण है उसमें मिलती है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो अभी अपन ने बात बताई वो के बाद आपके स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है, इसके मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू है, तो राइट आंसर रहेगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। अब गाइस नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें दे रखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में आपके दे रखा है, देखो गाइस ये आपके हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर आपके हैं ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक है आपके HF बोले तो हाइड्रोजन फ्लूइड। अब गाइस सबसे पहले तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो गाइस इसके अंदर क्या होगा, एक ही मोलिक्यूल का हाइड्रोजन उसी मोलिक्यूल के अंदर या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो चूंकि एक ही मोलिक्यूल में होला है इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब गाइस इन तीनों में से अगर हम बात करें जो आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उसकी स्ट्रक्चर की, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, O बॉन्ड H। अब गाइस जो NO2 उस NO2 को इस तरह से लिखा जाता है N डबल बॉन्ड O, और ये आपके सिंगल बॉन्ड। तो गाइस इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, आपके बॉन्डिंग हो जाएगी। तो चूंकि ये एक ही मोलिक्यूल में हो रहा है इसलिए आपका ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो राइट आंसर रहेगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइस इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 55। इसमें यह कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन इज ग्रेटर देन आइसोपेंटेन इज ग्रेटर देन नियोपेंटेन। तो गाइस स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर आपके जो पेंटेन है उस पेंटेन के आपके 3 आइसोमर्स हैं, एक तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसमें से एन पेंटेन का जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है, उसके बाद में आइसोपेंटेन है और फिर आपके नियोपेंटेन है। तो गाइस जो आपके ये स्टेटमेंट फर्स्ट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके ट्रू है। अब गाइस इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, वो दे रखा है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स अटेन्स ए शेप ऑफ स्फीयर दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक देयरबाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस जो आपके स्टेटमेंट सेकंड है वो स्टेटमेंट सेकंड भी आपके ट्रू है। अब गाइस कैसे? तो गाइस देखो आपके पास 3 आइसोमर है, एक तो एन पेंटेन। तो गाइस देखो एन पेंटेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। तो गाइस आपको एक 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन मिलती है या अनब्रांच चेन मिलती है। तो गाइस इस कंडीशन में आपके सरफेस एरिया इतना है, मतलब सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। अब गाइस अपन बात करें आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है गाइस। तो गाइस अपन देख रहे हैं कि जो आइसोपेंटेन है उस आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर के अंदर देखो ये थोड़ा सा राउंडनेस बोले तो स्फेरिकलनेस आ रहा है। ऐसे कैसे अगर हम बात करें नियोपेंटेन की, तो गाइस नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो गाइस देखो नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर में देखो आपके राउंडनेस और भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब स्फेरिकलनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो गाइस देखो इस कंडीशन में सरफेस एरिया इतना ही है, आइसोपेंटेन में सरफेस एरिया इतना है, जबकि एन पेंटेन के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग होती है तो उस कंडीशन में आपके सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। अब उसके कारण क्या होगा, जैसे ये आपकी एक नियोपेंटेन है, ऐसे कैसे आपका ये दूसरा नियोपेंटेन है। तो गाइस अपन देख रहे हैं कि इनके बिटवीन जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चूंकि सरफेस एरिया कम है तो उस कंडीशन में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, तो आपके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपके दोनों ही क्या है, ट्रू है। तो राइट आंसर रहेगा आपके फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। अब गाइस नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 56। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज। तो गाइस 56 क्वेश्चन के अंदर आपको
SN1 रिएक्शन के लिए कोई आपके ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इन चारों कंपाउंड में से वो कौन सा कंपाउंड है जो आपके फास्टेस्ट रेट से SN1 रिएक्शन देगा। तो गाइस सबसे पहले तो बात यह है कि जो आपके SN1 रिएक्शन होती हैं, उस SN1 रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर गाइस आपके कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और गाइस अब इसमें बात उठती है कि जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन आपके 3 टाइप्स का होता है। एक तो है आपके 3 डिग्री, एक है आपके 2 डिग्री और एक है आपके 1 डिग्री। अब गाइस जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा उसके आपके SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो फास्टेस्ट रहेगी। तो गाइस 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों में से 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर आपके 1 डिग्री। तो गाइस अपन को यही पता लगाना है कि इन 4 कंपाउंड में से कौन सा कार्बोकेटाइन आपके मोस्ट स्टेबल होगा। तो गाइस अगर हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड की, तो इसमें से जब यहाँ से Br बाहर निकलता है तो गाइस यहाँ पर आपके C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पहले वाला आपके इस तरह से कार्बोकेटाइन बना रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C के ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। अब गाइस देखो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन किस कैटेगरी का है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये कार्बन आपके अनदर एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है आपके 1 डिग्री। अब बात करें अपन सेकंड वाले कंपाउंड की, तो यहाँ से जब Br बाहर निकलेगा तो इस C के ऊपर प्लस आएगा, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ आपके C के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब गाइस ये कैसा है, तो ये कार्बन अनदर 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कैसा आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब गाइस बात करें तीसरे वाले की, तो यहाँ से Br निकलेगा तो यहाँ आपके C के ऊपर प्लस आएगा, मतलब इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा आपके। तो यहाँ आपके प्लस आया। अब ये भी कैसा है देखो गाइज, तो ये कार्बन अनदर 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कैसा आपके 2 डिग्री। अब अगर हम बात करें फोर्थ कंपाउंड की, तो जब Br यहाँ से बाहर निकलता है तो इस C के ऊपर आपके प्लस आएगा, मतलब इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर आपके CH और इससे जुड़ा हुआ आपके CH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस। अब गाइज ये कैसा कार्बोकेटाइन है, तो गाइज देखो ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये कैसा आपके 2 डिग्री। तो गाइज देखो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री, मतलब ये तीनों आपके 2 डिग्री हैं, तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो गाइज कोई भी कार्बोकेटाइन है, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अपन क्या करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। एक तो है आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और गाइज दूसरा होता है आपके रेजोनेंस। तो गाइज जिसके अंदर आपके हाइपर कॉन्जुगेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, या फिर जिसके अंदर रेजोनेंस आपके क्या होगा, ज़्यादा होगा, बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगी, वो कार्बोकेटाइन आपके मोर स्टेबल होगा। तो गाइज अपन देखते हैं इन चारों में से अगर आपके ये जो फोर्थ कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो इसमें रेजोनेंस होता है, जबकि इन 3 में रेजोनेंस नहीं होता है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है, तो गाइज देखो अगर हम बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। तो गाइज देखो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके ये बन रहे हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH बॉन्ड CH3। अब गाइज अपन को पता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन जिस पर आते हैं उसके ऊपर आते हैं माइनस चार्ज, और यहाँ पर पहले से प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब गाइज देखो यहाँ से ये जा रहा है, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से होगा, वो मूवमेंट यहाँ होगा और यहाँ आएगा, तो आपके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये आपके यहाँ मूव करेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, प्लस आपके यहाँ आ गया, और गाइज ये आपके डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर वापस गाइज ये यहाँ आएगा, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, CH बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस। तो अपन देख रहे हैं कि जो आपके ये फोर्थ इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या है, मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब जो फास्ट रेट से जो SN1 रिएक्शन देगा वो आपके ऑप्शन नंबर 4 देगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 57। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट।
तो गाइस इसमें आपके ये 4 एल्कोहल दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन सा एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा। अब गाइस सबसे पहले तो आपके ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो गाइस देखो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर एक तो मिलता है आपके एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपके जो एनहाइड्रस ZnCl2 है और साथ में आपके होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर है वो आपके ल्यूकास रिएजेंट होता है। अब गए जो ल्यूकास रिएजेंट है वो आपके एल्कोहल से रिएक्ट करता है। अब एल्कोहल 3 टाइप के हैं, एक तो आपके 3 डिग्री, एक है आपके 2 डिग्री और एक है आपके 1 डिग्री। तो गए जो आपके ल्यूकास रिएजेंट बोले तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर है वो आपके 3 डिग्री एल्कोहल के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स, बोले तो विद इन सेकेंड्स आपके रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या करेगा, इंस्टेंटेनियसली आपके रिएक्शन कर लेगा। जबकि जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो आपके ल्यूकास रिएजेंट के साथ आपके 5 मिनट के अंदर रिएक्शन करता है। और जो आपके 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो ल्यूकास रिएक्शन के साथ आपके हाफ एन आवर के बाद भी रिएक्शन नहीं करता है या हाफ एन आवर के बाद रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन कौन करता है, 3 डिग्री। अब गाइस इन तीनों में से इन चारों में से अपन को पता लगाना है कौन सा 3 डिग्री है। अगर बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट की आपके ये स्ट्रक्चर बन रही है C और OH। तो गाइस इसमें आपके ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये अनदर 1 से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है आपके 1 डिग्री। सेकंड की बात करें तो गाइस सेकंड के अंदर ये मिल रहा है आपके CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। तो अपन देख रहे हैं ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है और ये अनदर आपके इन 2 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कैसा है आपके 2 डिग्री। अगर हम बात करें तीसरे वाले का इस कंपाउंड की, तो वो आपके इस तरह से है C बॉन्ड C और OH और यहाँ जुड़ा हुआ आपके CH3, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ और ये अनदर इस कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब ये कैसा है आपके 1 डिग्री। जबकि अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में आपके ये कंडीशन मिल रही है। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो ये OH है वो आपके इस कार्बन जुड़ा हुआ है, अनदर ये आपके 3 कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब ये 3 डिग्री। तो गाइस राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल M बोले तो मोलर HCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आपके क्या हो रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी अमाउंट 1 ग्राम दे रखी है वो आपके HCl सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद आपके प्रोडक्ट बना रहा है। अब गाइस इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी 1 ग्राम आपने अमाउंट लिए उसमें से कितना आपके रिएक्ट कर लेगा और जो अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अमाउंट कितनी बचेगी। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो आपके रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन लिखेंगे। तो गाइस इसके अंदर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो आपके HCl है, ये आपके HCl रिएक्ट कर रहा है आपके NaOH के साथ और रिएक्ट करने के बाद आपके देखो HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके एक तो बनाएगा सॉल्ट NaCl और साथ में बनेगा आपके H2। अब गाइस अपन देख रहे हैं कि जो आपके HCl NaOH रिएक्ट करके NaCl और H2 बना रहा है। अब गाइस सबसे पहले तो अपन बात करें इसकी स्टोइकियोमेट्री की, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपके HCl के 1 मोल NaOH के 1 मोल से रिएक्ट करता है और NaCl का 1 मोल बनाता है और H2O का 1 मोल बनाता है। अब गाइस अगर हम बात करें इसके अमाउंट बोले तो मास की, तो गाइस देखो मास कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन जो रूल काम में लेंगे वो है आपके लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे, तो गाइस देखो HCl के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मेट होता है आपके 1 और Cl का होता है 35.5, तो दोनों ऐड होके आपके हो जाएंगे 36.5 ग्राम। अब NaOH का, तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो सब ऐड होके आपके हो जाएंगे 40 ग्राम। तो अपन देख रहे हैं 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ NaOH। अब गाइस अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट कितना दे रखा है आपके 1 ग्राम, मतलब ये मास कितना दे रखा है 1 ग्राम। लेकिन अगर हम बात करें HCl की, तो HCl का इसमें आपके अमाउंट न देके HCl की आपकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.75, जो मोलर HCl सॉल्यूशन है उसकी अपन क्या कर रहे हैं 25 ml काम में ले रहे हैं, मतलब इसमें अमाउंट आपके ग्राम में नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। अब गाइस यहाँ से अपन को HCl की अमाउंट बोले तो मास मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपके मोलरिटी के फॉर्मूला से।
तो मोलरिटी m इज इक्वल टू, अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास किसका, HCl का, तो अपन लिखते हैं मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl इंटू सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गाइस देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 0.75 इज इक्वल टू मास ऑफ HCl, इसको अपन ने माना W, वो फाइंड आउट करना है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl, तो वो कितना होता है आपके 36.5 ग्राम, इंटू आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके 25 ml, तो वो अपन ने ले लिया 25। तो गाइस देखो जो 1000 है वो 25 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा आपके 40 टाइम्स। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब देखो W इज इक्वल टू 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 40। तो गाइस देखो जब इसमें अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर आपके वैल्यू मिलेगी 0.684 ग्राम। तो जो आपके HCl है उस HCl की अमाउंट कितनी काम आ रही है, 0.684 ग्राम। तो अपन कह रहे हैं जो 0.684 ग्राम HCl है वो क्या कर रहा है, NaOH के 1 ग्राम से रीड कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रीजन कौन है, वो आपके HCl है। तो 1 ग्राम से ये रीड करेगा। अब 1 ग्राम में से कुछ अमाउंट तो ये क्या करेगा, HCl रीड कर लेगा, और रिमेनिंग आपके NaOH की अमाउंट बच जाएगी। अब वो कितनी बचेगी, तो गाइस उसके लिए देखो अपन कह रहे हैं कि 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम ऑफ HCl react with of HCl react with 40 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 36.5। अब गाइस इसमें अमाउंट कितनी है आपके 0.684, तो 0.684 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद NaOH, मतलब यहाँ से NaOH की आपके अमाउंट मिल जाएगी। तो 40 अपॉन 36.5 इंटू 0.684 ग्राम। तो गाइस इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ आपके जो NaOH है उस NaOH की अमाउंट मिलेगी आपके 0.750 ग्राम। तो ये अमाउंट क्या कर रही है, इस HCl के 0.684 से आपके रिएक्ट कर रही है, जबकि अपन ने NaOH की अमाउंट कितनी ली है 1 ग्राम। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, वो आपके 1 माइनस 0.750 ग्राम, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके 0.250 ग्राम। अब गैस 0.250 ग्राम है, मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो आपके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 250 मिलीग्राम। तो गैस 250 मिलीग्राम आपके आंसर आना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं जो राइट आंसर है वो आपके सेकेंड ऑप्शन 250 मिलीग्राम। अब गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एलिमेंट आपके दे रखे हैं Li, बोले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब गैस इस क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा, तो गैस सबसे पहली बात तो जो आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये सब गैस आपके एक ही पीरियड से बिलोंग रखते हैं। और गैस जब अपन बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड के अंदर जब गैस अपन क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके इंक्रीज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके Li हैं, B हैं, B हैं, C हैं या N है, तो इसके अंदर सबसे कम तो Li की होनी चाहिए और सबसे अधिक N की होनी चाहिए और ये ऑर्डर रहना चाहिए। तो गैस ऐसा नहीं होता है, इसमें यहाँ पर क्या मिलता है, कुछ आपके एबनॉर्मलिटी मिलती है, एक्सेप्शन मिलता है। अब कैसे मिलता है, तो गैस वो अपन को पता चलेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। तो जो आपके लिथियम है उस लिथियम की अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल की, तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल का आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, वो होता है आपके 2s1। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो वो आउटर मोस्ट का रहता है आपके 2s2। और अगर हम बात करें बोरॉन की तो वो रहता है आपके 2p1, मतलब 2s2 और 2p1। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का रहेगा आपके 2s2 2p2। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो नाइट्रोजन का रहेगा आपके 2s2 2p3।
अब गई सबसे कम तो आपके लिथियम का होगा, ये तो फिक्स है, और जो आपके सबसे अधिक आपके नाइट्रोजन का रहेगा वो भी फिक्स है। अब गई बात करें अपन बेरिलियम और बोरॉन की, तो गई देखो बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो निकलेगा आपके 2s2 से, जबकि बोरॉन के अंदर बाहर निकलेगा 2p1 से। अब गई यहाँ पर जो 2s2 है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि जो 2p1 है वो इनकम्प्लीट है। तो चूंकि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये स्टेबल ज़्यादा है, तो यहाँ से आपके एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो बेरिलियम है उसके लिए अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वो बोरॉन के कंपेरिजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कम किसकी होगी, बोरॉन की, और ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की। और फिर कौन आएगा, आपके कार्बन। तो आपको ये ऑर्डर मिलेगा, मतलब लिथियम इज लेस देन बोरॉन, इज लेस देन बेरिलियम, इज लेस देन कार्बन, इज लेस देन नाइट्रोजन। तो गाइस ये आपके मिलता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर, लिथियम इज लेस देन बेरिलियम, बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन, बोरॉन इज लेस देन कार्बन, और कार्बन इज लेस देन नाइट्रोजन। अब गाइस नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो ये बोल रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो गाइस यहाँ पर आपको 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, इन 4 कार्बोकेटाइन में आपके मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो गाइस अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, तो गाइस जैसे कि अपन को पता है कि जो आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब अपन ने बात करी कार्बोकेटाइन की, और आपके कार्बोकेटाइन के अंदर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो गाइस जो आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर आपके 2 डिग्री, और फिर आपके 1 डिग्री। अब गाइस जो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, इनमें जो स्टेबिलिटी आ रही है उस स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न एक तो है आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपके हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक आपके है रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन 4 कार्बोकेटाइन की, तो फर्स्ट तो इसमें आपके बात करें तो इनमें रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन का मैग्नीट्यूड। अब किसके कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो वो पता चलेगा उस कार्बोकेटाइन के जो आपके नियरेस्ट कार्बन है उसके ऊपर जो आपको सिग्मा आपके हाइड्रोजन मिल रहा है वहाँ से। अब कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की। तो गाइस देखो फर्स्ट कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये मिल रही है, यहाँ पर भी आपके क्या है, सी है, और ये आपके CH, ये प्लस, ये फिर आपके CH3, और यहाँ पर CH3। तो गाइस देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी 1, 2 और 3 वैलेंसी, और चौथी वैलेंसी कहाँ से हो जाएगी, हाइड्रोजन। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी सॉरी यहाँ जो कार्बन है इसकी 1 और 2 वैलेंसी ये पूरी हो रही है, और 2 वैलेंसी कहाँ से पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन से। तो गाइस देखो अब जो आपका ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के पास अगर हम बात करें सिग्मा हाइड्रोजन की, तो गाइस देखो इसके पास ये कार्बन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और इसके पास ये कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल इसके पास कितने आपके हैं, 3 सिग्मा आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड वाले कार्बोकेटाइन की, तो इसमें देखो CH3, फिर आपके ये CH प्लस, फिर आपके ये CH2, फिर आपके ये CH, इधर आपके CH3 हो गया, और इधर आपके CH3 हो गया। तो गाइस देखो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन है, इसके पास एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, मतलब टोटल आपके इसके पास कितने हैं, 5 सिग्मा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपके थर्ड वाले की। तो देखो इसमें ये देखो, इसमें ये स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ आपका ये CH2 प्लस। तो गाइस देखो इससे आपके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आपके कितने जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3 आपके बॉन्ड है, तो एक और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके अगर बात करें सिग्मा हाइड्रोजन की, तो सिग्मा हाइड्रोजन कितना है, आपके एक ही है। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ के अंदर आपको ये कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये आपके कार्बन है जिससे आपके प्लस जुड़ा हुआ है। तो गाइस देखो इस कार्बन से एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक आपके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इससे आपके 2 बॉन्ड तो यहाँ फिल हो रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड यहाँ फिल हो रहे हैं, तो आपके 2 हाइड्रोजन। तो गाइस देखो टोटल कितने आपके सिग्मा H बन रहे हैं, 2, 2, 4 और 3, 7। तो यहाँ पर 7 आपके क्या बन रहे हैं, सिग्मा हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन का मैग्नीट्यूड, वो आपके जो फोर्थ कार्बोकेटाइन है उसके लिए है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा, आपके फोर्थ ऑप्शन रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन कह रहा है
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सेकंड आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, थर्ड आपके ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कॉलिजन, और फोर्थ आपके रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। तो गाइस एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला काम आता है वो फॉर्मूला आपके क्या है। तो गाइस देखो इसके लिए एक फॉर्मूला ये काम आ रहा है, वो आपके हैं log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो गाइस इसके अंदर अगर हम बात करें EA की, तो EA तो आपके हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, R हो गया आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसमें पीछे बचा एक तो log K2 अपॉन K1 और एक बचा आपके T1 और T2। तो T1 और T2 क्या है आपके टू टेम्परेचर है, और K2 और K1 क्या है, ये आपके रेट कांस्टेंट है। तो अगर आपके रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर पता हो तो उस कंडीशन में अपन एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4, रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। गाइज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब गाइज आपके स्टेटमेंट फर्स्ट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कहने का मतलब जो एनिलीन है वो आपके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो गाइज ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की। तो गाइज आपके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। तो गाइज इसके अंदर अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन आपके ये होता है NH2 और ये जुड़ा हुआ है आपके किसी बेंजीन रिंग से, ठीक है। अगर इसका क्या करना है आपके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब इसकी रिएक्शन करानी किसी आपके CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, आपके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब गाइज ये रिएक्शन नहीं होती है, तो इसका रीज़न क्या है, जो आपके एनहाइड्रस AlCl3 हैं वो आपके क्या है एक लेविस एसिड है, जबकि जो आपके एनिलीन है वो क्या है एक आपके लेविस बेस है। तो ये लेविस बेस और लेविस एसिड रिएक्ट करके आपके क्या करते हैं सॉल्ट बना देते हैं, और ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं होती है। तो इसका मतलब एनिलीन आपके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपके क्या है ट्रू है। अब बात करते हैं अपन स्टेटमेंट सेकंड की। तो गाइस स्टेटमेंट सेकंड है एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, मतलब एनिलीन को अपन गैब्रियल सिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब गाइस इसके अंदर होता क्या है, तो गाइस अगर हम बात करें गैब्रियल सिंथेसिस की, तो गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो आपके थैलिमाइड है, अब गाइस देखो ये थैलिमाइड की स्ट्रक्चर है, ये आपके थैलिमाइड है। इस थैलिमाइड की रिएक्शन अपन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ आपके K जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड इस तरह से। ये आपके हैं माइनस और ये हैं प्लस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो इसमें कैटाइन है और ये पूरा इसमें क्या है एनाइन। अब गाइज अगर यहाँ पर हो आपके RX मतलब एल्किल हैलाइड, तो RX होने की कंडीशन तो RX होने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हमको बनाना है एनिलीन, तो एनिलीन बनाने के लिए यहाँ पर RX की जगह अपन को क्या लेना पड़ेगा ARX। तो ARX बोले तो जो एरिल हैलाइड है उस एरिल हैलाइड के साथ आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ये पूरा एनाइन है, इस एनाइन बोले तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना चाहिए, ये जो X माइनस है ये यहाँ से क्या करना चाहिए रिप्लेस करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो सेकंड है वो भी क्या है आपके ट्रू है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो गाइस राइट आंसर रहेगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपके अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन है। तो गाइज इन एलिमेंट्स को अपन को क्या करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके अरेंज करना है। अब गाइज सबसे पहले पता लगाएंगे कि जो ये आपके एलिमेंट है ये एलिमेंट आपके किस पीरियड से हैं और आपके किस ग्रुप से हैं। तो गाइज देखो इसमें एक तो है आपके कार्बन, तो कार्बन, फिर आपके हैं नाइट्रोजन, फिर आपके हैं ऑक्सीजन और फिर आपके हैं फ्लोरीन। और गाइज जो आपके इसमें सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन आपके कार्बन फैमिली से बिलोंग रखता है, मतलब कार्बन वाले ग्रुप से हैं।
तो गाइस देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये आपके एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि कार्बन और सिलिकॉन ये आपके एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब गाइस अपन को पता है कि पीरियड के अंदर जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, आपके इंक्रीज होती हैं। जबकि ग्रुप के अंदर अपन अप टू डाउन जाते हैं तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आपके सिलिकॉन की। उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन। तो सिलिकॉन इज़ लेस देन कार्बन, फिर आपके नाइट्रोजन, फिर आपके ऑक्सीजन और फिर आपके फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर मिलना चाहिए। तो गाइस देखो, ये ऑर्डर आपके किस में मिल रहा है कि सिलिकॉन इज़ लेस देन कार्बन, इज़ लेस देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज़ लेस देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज़ लेस देन फ्लोरीन। तो राइट आंसर गाइस आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब गाइस नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड है। अब गाइस लिस्ट फर्स्ट में आपकी कन्वर्जन दे रखा है और लिस्ट सेकंड में आपके नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड दे रखा है। कहने का मतलब जो 1 मोल ऑफ H2 है उसका अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके कितने आपके फेराडे रिक्वायर्ड रहेगा वो पता लगाना है। अब गाइस जो इसमें कॉन्सेप्ट काम आता है वो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे। कहने का मतलब जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है और जो 1 फेराडे के अंदर जो चार्ज की वैल्यू मिलती है वो दोनों क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। अब गाइस कैसे पता लगाएंगे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने मोल रिक्वायर्ड रहेंगे। तो गाइस उसके लिए अपन को पता लगाना है कि जो आपके एक मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल को जब दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता चल जाएगा, तो फिर आपके उससे 1 मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पता चल जाएगा। अब कैसे, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं डी से। अब इसमें डी दे रखा है 1 मोल ऑफ FeO, 1 मोल ऑफ FeO कन्वर्ट इनटू Fe2O3। तो गाइस देखो FeO के अंदर जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके +3, और जो Fe2O3 है इसमें ऑक्सीजन Fe की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो +2 से +3 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आपके 1 इलेक्ट्रॉन का। तो गाइस अपन देखते हैं 1 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अगर इसके 1 मोल मॉलिक्यूल हो तो आपके कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गाइस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1 फेराडे के। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में करना है कन्वर्ट, तो कितने चाहिएगा, आपके 1 फेराडे चाहिए। तो यहाँ पर 1 फेराडे चाहिए और 1 फेराडे आपके मतलब थर्ड के अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ए है उस ए के लिए क्या रहेगा, आपके थर्ड, सॉरी जो डी है, जो डी है उस डी के लिए क्या रहेगा, आपके थर्ड रहेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सी। सी में दे रखा 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मतलब जो आपके CaCl2 है उस CaCl2 को किस में कन्वर्ट करना है, आपके Ca में। तो गाइस देखो CaCl2 के अंदर Ca के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है +2, और Ca आपके फ्री स्टेट में मतलब यहाँ मिलेगा 0। तो +2 से 0 है, मतलब क्या हो रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो गाइस 1 मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल से कितने होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब गाइस यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के इक्वल है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, 3 फेराडे के इक्वल। तो गाइस देखो 3 फेराडे कहाँ मिलता है, फर्स्ट में। इसका मतलब सी के लिए कौन रहेगा, फर्स्ट। तो सी के लिए रहेगा फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं बी की। तो बी में दे रखा है 1 मोल ऑफ MnO4- Mn2+। तो गाइस देखो MnO4- ये चेंज हो रहा है आपके Mn2+ में। तो गाइस देखो MnO4- में Mn जो होता है वो आपके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, और Mn2+ में आपके +2। तो +7 से +2 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस देखो 1 मॉलिक्यूल से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 मोल से कितने होंगे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 5F के इक्वल। तो 5F मिल रहा है फोर्थ में। तो इसका मतलब बी के लिए क्या रहेगा, आपके फोर्थ। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, आपके सेकंड। ए के लिए हो जाएगा आपके सेकंड। अब कैसे होगा, तो देखो इसके लिए भी देख लेते हैं 1 मोल ऑफ H2O2 अब गाइस देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें ये रिलेशन मिलता है कि 4OH- गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अगर आपके H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं,
H2O के 2 मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर H2O का 1 मॉलिक्यूल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर H2O के 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो आपके कितने होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराडे। तो 2 फेराडे कहाँ पर है, सेकंड में, तो ए के लिए क्या है, सेकंड। तो गाइस देखो आपके क्या मिल रहा है कि ए के लिए सेकंड, तो ए के लिए सेकंड, बी के लिए फोर्थ, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए फर्स्ट, सी के लिए फर्स्ट, और डी के लिए थर्ड, डी के लिए थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपके फर्स्ट ऑप्शन। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है आपके मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपके कॉम्प्लेक्स बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, और लिस्ट सेकंड में आपके टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे रखा है, मतलब इनके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो गाइस सबसे पहले अब हम बात करते हैं ए की, ठीक है। तो जो आपके ए है उस ए में दे रखा है CONH3 का होल 5 NO2, और फिर बाहर दे रखा है Cl2। तो गाइस इसके अंदर जो NO2 है वो NO2 गाइस आपके एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड मतलब, एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब इसमें आपके 2 एटम होंगे जो क्या करेंगे, उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो सकते हैं। जैसे NO2 के अंदर ये आपके 2 तरह से अटैच हो सकता है, एक तो आपके ONO की तरह फॉर्म में, और एक आपके NO2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये बनाएगा नाइट्राइट, और इसमें आपके नाइट्रो। तो इसका मतलब इसमें आपके 2 टाइप से लिंकेज हो रहा है, तो ये कौन सी शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ए के लिए आपके रहेगा सेकंड, तो फर्स्ट आपके ए के लिए तो क्या हो गया, सेकंड। अब हम बात करते हैं बी। बी आपके हैं CONH3 का होल 5 SO4 और Br। तो गाइस देखो जो SO4 है वो एक आपके आयन है, और Br माइनस ये भी क्या है, आपकी एक आयन है। तो SO4 इस बार अंदर आए तो हो सकता है SO4 बाहर आ जाए और Br अंदर चला जाए, तो इसका मतलब आयन आयन हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जो आपके बी है उस बी के लिए आपके रहेगा थर्ड, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर अपन बात करते हैं सी। तो गाइस देखो CONH3 का होल 6, फिर CrCN होल 6। तो गाइस ये आपके क्या हो गया, कैटाइन, और ये हो गया आपके एनाइन। तो ये आपके एक बार कैटाइन बन रहा है, और ये आपके एक बार क्या बन रहा है, एनाइन बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। तो सी के लिए क्या रहेगा, आपके फोर्थ। अब अपन बात करते हैं डी। तो डी के लिए आपके COH2 का होल 6 Cl2। अब गई जो H2 है वो H2 अगर बाहर आपके आ जाए, मतलब इस तरह से इसको अपन ऐसे लिख दें कि COH2 का होल 6 की जगह लिख दिया अपन ने COH2 का होल 5, और अंदर आपके क्या आ गया, Cl आ गया, और बाहर आपके Cl और पॉइंट H2। तो इस तरह से ये H2 क्या हो गया, हाइड्रेट की फॉर्म में आ गया, मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो डी है उस डी के लिए रहेगा आपके फर्स्ट। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ए के लिए मिलना चाहिए सेकंड, बी के लिए मिलना चाहिए थर्ड, सी के लिए फोर्थ, और डी के लिए फर्स्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो इस गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो गाइज लिस्ट फर्स्ट में आपके कंपाउंड दे रखे हैं, और लिस्ट सेकंड में इनकी शेप और ज्योमेट्री दे रखी है। तो गाइज जो कंपाउंड फर्स्ट है उसकी शेप या ज्योमेट्री क्या होती है वो पता लगाना है। तो गाइज वो पता चलता है इनके हाइब्रिडाइजेशन से। जैसे कि फर्स्ट आपके है NH3। तो गाइज जो NH3 है उस NH3 के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3, लेकिन शायद ध्यान रखना है इसमें साथ में एक आपके लॉन पेयर भी मिलता है। तो इस कंडीशन में आपके जो अमोनिया उसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से रहेगी। तो गाइज ये अमोनिया, इसके अंदर ये हो गया आपके लॉन पेयर, और गाइज ये हो गया 3 आपके हाइड्रोजन। अब गाइज इसकी आपके स्ट्रक्चर कैसे बन रही है। तो गाइज देखो ये तो बन गई आपके ट्राइगोनल, और ये बन गई आपके पिरामिडल। तो इसकी आपकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ए के लिए आपके रहेगा फर्स्ट। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया जो ए है उसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट। अब अपन बात करें बी, तो वो है Br5। तो गाइज अगर हम बात करें Br5 की, तो Br5 के लिए आपके जो हाइब्रिडेशन होता है वो आपके sp3d2, और साथ में इसके मिलता है एक लॉन पेयर। तो गाइज अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। तो गाइज देखो ये आपके Br है, तो ये तो आपके 4f, ये एक इसमें आपके हो गया लॉन पेयर, और एक ये आपके फिफ्थ बी, सॉरी एफ, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर आपके इस तरह से बन रही है। तो इसमें अपन देख रहे हैं एक तो आपके ट्राइगोनल बन रहा है और एक आपके स्क्वायर बन रहा है। तो अपन बोलेंगे सॉरी, इसमें एक तो आपके पिरामिडल बन रहा है, ये पिरामिड बन रहा है, और एक आपके स्क्वायर बन रहा है। तो अपन बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका रहेगा फोर्थ। तो बी के लिए आपके मिल रहा है फोर्थ।
अब गाइज अपन नेक्स्ट बात करते हैं सी। तो गाइज देखो सी के लिए आपके इसमें जो सी है वो आपके XCF4। तो गाइज इसके अंदर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वो मिलता है sp3d2 और साथ में इसमें मिलते हैं आपके 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी आपकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? तो गाइज देखो सेंटर में तो आपके एक्स ही आ गया और ये आपके 4 कॉर्नर पे क्या आ गए, एफ आ गए, और ये एक लॉन पेयर और गाइज ये आपके दूसरा लॉन पेयर। तो गाइज इस तरह से आप देख रहे हो कि इसकी जो आपके ज्योमेट्री बन रही है वो आपके स्क्वायर प्लेनर बन रही है। तो इसका मतलब जो सी है उस सी के लिए आपके हो जाएगा, देखो स्क्वायर प्लेनर बोले तो सेकंड, तो सी के लिए हो गया आपके सेकंड। अब बात करते हैं डी। डी है आपके SF6। तो गाइज डी आपके हैं SF6। इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होता है आपके sp3d2 और इसमें आपके कोई लॉन पेयर नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो इसकी ज्योमेट्री बनती है वो ऐसा बनती है, आपके सेंटर में तो सल्फर आ गया, ये एक एफ, ये दूसरा एफ, तीसरा एफ और ये चौथा एफ, ये आपके पांचवा एफ और ये आपके छठा एफ। तो गाइस देखो इस तरह से बनेगा। तो अपन देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, तो इसका कंडीशन आप इस कंडीशन में आपके क्या रहेगा, थर्ड ऑक्टाहेड्रल। तो डी के लिए आपके मिल गया थर्ड। तो गाइस देखो ये आपके कौन से ऑप्शन में मिल रहा है कि ए के लिए फर्स्ट, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए सेकंड और डी के लिए आपके थर्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके विच प्लॉट ऑफ ln के वर्सेज 1/t इज कंसिस्टेंट विद आरएनएस इक्वेशन। तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ग्राफ दे रखे, अपन को पता लगाना है इसमें से कौन सा ग्राफ आपके आरएनएस इक्वेशन के लिए होगा। अब गाइज सबसे पहले तो आपके आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? तो आरएनएस इक्वेशन के अंदर आपको मिलता है k = a ईज पावर माइनस EA/RT। ये आपके आरएनएस इक्वेशन होती है। अब गाइज अपन क्या करेंगे, इसको लॉग की नेचुरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लॉग की नेचुरल फॉर्म में चेंज करने पर आपको ये मिलेगा ln k = ln A माइनस EA/RT। ये गाइज आपके आरएनएस इक्वेशन की लॉग की नेचुरल फॉर्म हो गई। अब गाइज जो आपको ये इक्वेशन मिली, गाइज ये इक्वेशन आपके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है आपके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब गाइज कैसे? तो गाइज देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है y = mx + c। तो गाइज इसमें जो y है वो y तो हो गया आपके ln के। अब गाइज इसमें जो x है वो x हो गया आपके 1/t। x क्या हो गया 1/t। तो गाइज अब इसमें एक तो बचा c। c होता है इंटरसेप्ट जो यहाँ पर क्या है ln a, और एक है आपके m है आपके इसमें स्लोप जो हो गए आपके -EA/r। तो गाइज इस कंडीशन में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो देखो y एक्सिस पे तो क्या हो गया ln के, और आपके x एक्सिस पे क्या हो गया आपके 1/t। अब गाइज देखो इसमें x क्या है, x है आपके यहाँ पर EA/r जो क्या है इसकी स्लोप, और c क्या है आपकी इंटरसेप्ट जो है ln है। तो आपके स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलेगी। तो गाइज इसमें जो आपके ये है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया आपके ln a, और ये हो गई गाइज इसकी स्लोप, और वो हो गई आपके -EA/r। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो गाइज इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपके ग्राफ नंबर 4 जो आपके सेम ऐसा कैसा ग्राफ है। तो राइट ऑप्शन हो गया 4th। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है आपके द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर He+ आयन इज -xj, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n = 2 स्टेट फॉर Be3+ आयन इन जूल इज। तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है जो Be3+ आयन है उसके लिए जो n = 2 है उस स्टेट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब गाइज यहाँ पर आपको एक He+ आयन की ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू आपके -x दे रखी है। अब गाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना? तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर अपन जो कॉन्सेप्ट काम में लेंगे वो कॉन्सेप्ट काम में लेंगे बोर मॉडल। अब गाइज बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यदि आपके कोई एलिमेंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर अपन को एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपके फॉर्मूला ये होता है En = -RH Z² / n²
और आपके जूल। यहाँ पर RH क्या हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट, Z हो गया उस एलिमेंट का आपके एटॉमिक नंबर, और N हो गया आपके वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है या 1 में है, 2 है, किस में। तो गाइस देखो यहाँ पर अगर हम बात करें He+ आयन के लिए, तो He+ आयन के लिए यहाँ पर N इजिकल टू क्या है, 1 है। यहाँ पर अगर हम बात करें Z की, तो He के लिए Z इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके लिए En कितना दे रखा आपके -x जूल। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, RH की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, RH की वैल्यू निकालते हैं। तो अपन लिखते हैं 4 He+ आयन, इसके लिए N इजिकल टू क्या है आपके 1, और जो आपके E है वो क्या है -x जूल। तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो En की वैल्यू तो हो गई -x इज इक्वल्स टू -RH। अब गाइस देखो He के लिए Z कितना होता है, तो He के लिए Z इजिकल टू होता है आपके 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन n इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस देखो -x इजिकल टू -RH, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो गाइस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके x इजिकल टू क्या मिला, RH इंटू 4। तो यहाँ से RH इजिकल टू क्या मिल जाएगा, x/4। तो यहाँ से RH की वैल्यू मिल गई। अब गाइस अपन बात करते हैं B3+ के लिए, तो अपन लिखते हैं 4 B3+ आयन। अब गाइस इसके लिए N इजिकल टू क्या हो गया आपके 2। अब गाइस जो B है वो B कितने नंबर पे आता है, तो गाइस देखो B के अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो B का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, वो रहेगा आपके 4। मतलब यहाँ पर Z इजिकल टू क्या हो गया आपके 4, Z इजिकल टू हो गया 4। अब गाइस अपन इसके लिए निकालते हैं En की वैल्यू, तो En इजिकल टू फॉर्मूला तो ये रहेगा -RH Z² अपॉन n²। तो गाइस देखो -RH की वैल्यू तो यहाँ क्या रहेगी, x/4, तो -RH तो हो गया x/4। अब गाइस B के लिए Z की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन n इजिकल टू यहाँ पर क्या है, n इजिकल टू है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो गाइस देखो En इजिकल टू -x/4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके En इजिकल टू क्या मिलेगा, -x जूल। ये आपके क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो गाइज इसमें राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन -x। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो आपके कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, अपन को पता लगाना है किसमें आपके एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो गाइज फर्स्ट तो एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, तो एंट्रोपी का मीनिंग होता है आपके डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी आपके इंक्रीज होगी। तो अपन को यही पता लगाना है कि इन प्रोसेस में किस में रैंडमनेस आपके इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट आपके ए, तो ए के अंदर आपके क्या हो रहा है कि ए लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, मतलब जो आपके लिक्विड है वो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर, वेपर बोले तो गैस फॉर्म में। तो गाइस देखो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड वे में वेल अरेंज्ड मैनर के अंदर आपके रहते हैं, जबकि वेपर के अंदर जो आपके बोले तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली आपके मूव करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके एंट्रोपी क्या हो रही है, आपके इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो ए है उसमें एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं बी, तो बी में क्या हो रहा है आपके टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। तो गाइस देखो बी के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बी के लिए आपके जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। अब बात करें सी के लिए, तो देखो सी में क्या हो रहा है, 2NaHCO3, और ये सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। तो गाइस देखो यहाँ पर जो सॉलिड है वो आगे नेक्स्ट क्या हो रहा है, गैस के अंदर चेंज हो रहा है, और सॉलिड गैस के अंदर चेंज होने का मतलब रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर हम बात करें सी के लिए, तो उसके लिए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। फिर डी में आपके Cl2 गैस चेंज हो रहा है 2Cl। तो गाइस देखो Cl2 ये आपके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है
जो क्या हो रहा है Cl बोले तो क्लोरीन के 2 एटम के अंदर चेंज हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रही है, रैंडमनेस आपके इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डी में भी क्या होता है, आपके एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब आपके क्या क्या हो रहा है, ए सी और डी में आपके एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो राइट आंसर रहेगा ए सी एंड डी, मतलब थर्ड ऑप्शन। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपके दे रखा है विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब अपन को पता लगाना है इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब गाइस रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर कोई भी एटम या फिर आयन है, उसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा तो वो आपके रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो ये अपन को पता लगाना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं फर्स्ट जो आपके रिएक्शन दे रखे हैं, उसमें क्या हो रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से और चेंज हो रहा है आपके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर के अंदर। तो गाइस फर्स्ट जिंक आपके फ्री स्टेट में मिल रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। तो यहाँ कॉपर आपके फ्री स्टेट में रह रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा 0। अब कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का होता है +2 और सल्फेट का होता है -2, और जिंक सल्फेट में जिंक का होगा +2 और सल्फेट का होगा -2। तो आप देखो जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, और कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सेकंड, तो सेकंड में दे रखा आपकी 2KClO3 प्लस I2 गिव्स 2KiO3 प्लस Cl2। तो गाइस देखो Cl2 आपके फ्री स्टेट में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। यहाँ पर I2 फ्री स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। K का होता है आपके +1 और ऑक्सीजन का होता है आपके -2, तो यहाँ पर जो Cl है वो हो जाएगी +5 में। ऐसे कैसे, यहाँ K है आपके +1, ऑक्सीजन है -2, तो आयोडीन क्या हो जाएगा आपके +5। तो गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपके Cl +5 है वो किस में चेंज हो रहा है, 0 में, और यहाँ पर आयोडीन 0 है वो किस में चेंज हो रहा है, +5 में। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ये भी आपके रेडॉक्स रिएक्शन है। अब बात करते हैं थर्ड, तो आपके इसमें है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो गाइस इसमें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन भी फ्री स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर आपके HCl में H है +1 और Cl है -1। तो गाइस देखो 0 से +1 हो रहा है और ये 0 से -1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ में आपके BaCl2 प्लस NO2SO4 गिव्स आपके BaSO4 प्लस 2NaCl। तो गाइस देखो BaCl2 के अंदर Ba रहेगा आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्लोरीन रहेगा -1 में, Na2SO4 में Na रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और SO4 रहेगा -2। अब वापस BaSO4 में Ba रहेगा +2 और SO4 रहेगा -2, और NaCl में Na रहेगा +1 और Cl रहेगा -1। तो गाइस देखो Ba आपके +2 से +2 ही हो रहा है, Cl -1 से -1 ही रह रहा है, Na +1 से +1 ही दे रहा है, और SO4 -2 से -2 दे रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो गाइस राइट आंसर रहेगा आपके फोर्थ ऑप्शन।